सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सर स्टार्ट कीजिए प्लीज। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अफराद को मैं इस वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। डीएक्शन का ये जो वेबिनार का सिलसिला चल रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप लोगों को पता ही है कि जो मौजूदा हालात हैं पूरी दुनिया में, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, चाहे वो परचेजिंग है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हैं, कपड़े हैं, और इसी तरीके से ट्रेनिंग्स की जो सूरत हाल है वो भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही है। और आई थिंक मैं ये समझता हूँ और जिन लोगों से भी बात हुई है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है इंतहाई कारआमद है, इंतहाई आसान है, और सबसे बड़ी जो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है या सबसे बड़ा जो इसमें फायदा है कि ट्रेनिंग लेने वाला, सुनने वाला आराम से कहीं भी किसी भी जगह बैठ के इस ट्रेनिंग को सुन सकता है। मिसाल के तौर पे अगर वो ऑफिस में है, घर पे है, कहीं किसी काम से निकला हुआ है, तो आराम से किसी भी जगह पे सुन सकता है और जो है वो अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है। और ये बहुत ही एक सहल और बहुत ही कारआमद जो है वो चीज, जैसे कि आप लोगों को पता है आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है गैनोथेरेपी। ये टॉपिक और आज का ये जो मौजूद जिस पे हम बात करेंगे बहुत ही अहम है, और किस हवाले से अहम है, हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, उसके हवाले से तो अहम है ही, लेकिन इसकी एक और अहमियत जो इसको दोचन कर देती है या इसको मजीद बढ़ा देती है, इसकी अहमियत वो ये है कि जो आज के हालात हैं, जो वबा, जो पैंडेमिक जिससे हम आजकल दो चार जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, उसमें ये बात खुल के हो रही है कि इस वबा में बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक सिलसिला और एक तरीका या एक वजह जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। कुव्वत मुदाफियत, हमारी कुव्वत मुदाफियत अगर मजबूत है, अच्छी है, तो हम बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में इस वबा से निपट सकते हैं, इस पे काबू पा सकते हैं और इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो यही आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इससे फायदा हासिल अगर हम देखें आज जो हमारे सामने चीजें मौजूद हैं, जो हमारे सामने तरीके इलाज मौजूद है, थोड़ा सा आगे चलने से पहले उस पर एक नजर डालते हैं। जो चीज बात कर रहे हैं गैनोथेरेपी की या गैनोडर्मा के जरिए जो है, या गैनोडर्मा की प्रोडक्ट्स की, तो उसकी अप्रोच सबसे पहले क्या है, होलिस्टिक है, पूरे जिस्म की हिफाजत करती है, सर के बाल से के पाँव के नाखून तक। इसका फोकस क्या है, हेल्थ, और इसका तरीकेकार क्या है, प्रिवेंशन, यानी हिफाजत, आपको बचाव देती है, आपको हिफाजती जो है वो एक हथियार देती है, आपके लिए शील्ड बनती है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स हैं, कोई दवा नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी हकीम की जरूरत नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन इसके लिए नहीं चाहिए, और ये करती क्या है, वेलनेस, यानी हमारी फलाह करती है, हमारी बहबूद के लिए काम। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत
तो हमारी सेहत के बुनियादी तौर से 4 पिलर। नंबर 1, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी मुस्बत सोच। मुस्बत सोच से मुराद क्या है? मुस्बत सोच से मुराद हमारा मुस्बत रवैया है हर चीज के हवाले से। फिर हमारा जिंदगी का हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब आजकल आप देखें, इस पैंडेमिक के हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम की मैंने अभी आपको एक बात बताई, और एक और चीज आ रही है, और वो चीज क्या आ रही है कि अच्छी नींद। यानी जो साइंस कहती है कि हमारे जिस्म को, अगर हमने अपने जिस्म को सेहतमंद रखना है, तवाना रखना है, बीमारियों से दूर रखना है, इसको बेहतर, इसकी कारकर्दगी को बेहतर रखना है, तो नींद हमें अपनी पूरी करनी है। और इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे इम्यून सिस्टम से है। हर तहकीक, हर बात, हर डॉक्टर, हर फिजिशियन ये कह रहा है कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें अपनी नींद को पूरा करना होगा। और ये भी हेल्थी लाइफस्टाइल के जुमरे में आती है। हेल्थी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती है, हमारी खाने पीने की आदत, वर्जिश, हमारे रहन सहन का तरीकेकार, हमारा रोजाना का रूटीन शेड्यूल, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल में आती है। अगर आज आप गौर करें तो हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमें 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है या अनहेल्दी है। और अगर हेल्दी नहीं है तो इसमें गड़बड़ है, तो अभी हमारे पास टाइम है कि हम इसको सही करें। तीसरा पिलर है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से ये मुराद नहीं है, क्योंकि आप जब हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है शायद मुरगत ग़िज़ाएं, बिरयानी, सीरी पाए, और दूसरी जो है वो ऐसी अशिया निहारी, ये ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, हेल्दी डाइट का मतलब है कि वो डाइट, वो खाना जो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे। पिछले महीने मैंने जब स्पाइरुलिना पे बात की थी तो आपको 7 जो है वो अनासिर बताए थे ग़िज़ा के। उसमें कौन-कौन से थे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स यानी मादनियात, विटामिन यानी हयातीन, ठीक है, पानी और रेशा। इन सब की एक मुतनासिब मिकदार, यानी कि एक तनासुब से हमारी ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए। और अगर ये हमारी ग़िज़ा में तनासुब से शामिल है तो हमारी डाइट जो है वो हेल्दी डाइट बनती है। अदरवाइज हमारी डाइट अनहेल्दी है। लेकिन अगर आज हम अपने खानों पे नजर डालें तो हमारे खानों में चिकनाई का उन्सर बहुत ज्यादा है, मिर्च मसालों का उन्सर बहुत ज्यादा है, ठीक है। फ्रूट हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बहुत काम की चीज, जिसको हम फाइबर या रेशा कहते हैं, वो मिलती है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं, तो नतीजा क्या होता है? हमारी डाइट जो है वो अनहेल्दी होती है। और अनहेल्दी डाइट हमें किस तरफ लेके जाती है? बीमारियों की तरफ। जो तहकीक है वो हमें ये बताती है कि हेल्दी डाइट हमारे जिस्म को ना सिर्फ तवाना रखती है, बल्कि हमारी सेहत को बरकरार रखने और उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। और हमें उन मोज़िया कैंसर, प्रेशर, दिल के अमराज, ऐसा लगता है कि कोई इनकलाब आ गया है।
गुड मॉर्निंग ऑल। ये ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम वो अभी हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सलाउद्दीन साहब के पास कोई इंटरनेट का इशू आया हुआ है तो वो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू, काइंडली वेट कर लीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा वेट कर लें, हम उसको जो है इसको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सलाउद्दीन साहब से। जी सलाउद्दीन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? इसलिए हमारे लिए समझिए ओके जी। हम थोड़ा दोबारा से इसको देख लेते हैं कि हमने चार बातें हमने देखी थी। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, ये तीन बातें हमने देखी। और चौथी पॉइंट की तरफ हम देख रहे थे सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन क्या है? सप्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो ये हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि आज अगर आप देखें तो ना तो हमारा ट्यूब जो है वो पॉजिटिव है, स्ट्रेस और दूसरी चीजों ने हमारे जहन को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सेहत स्टेक पे है, रिस्क पे है, दाव पे। हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा आज बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी आपको एग्जांपल दे दूं, जो सबसे मोटी और सबसे बड़ी एग्जांपल है वो हमारी नींद है। आज हमने दिन को रात और रात को दिन बनाया हुआ। हम सब जानते हैं रमजान का महीना है और अफ्तार में हमारे टेबल पे क्या होती है, कितनी चीजें होती हैं, कितने मिर्च मसाले होते हैं, कितने तली हुई होती हैं, समोसों पकौड़ों का हमारा गुजारा नहीं है, चाट के का मजा नहीं है, सारी चीजें। ठीक है, तो हमारी डाइट, तो अब ये सारी चीजें जो कमी इनकी वजह से उसको ये सप्लीमेंटेशन जो है या ये सप्लीमेंट है, आज तक कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि वो सेहतमंद है, उसका लाइफस्टाइल सेहतमंद है, उसकी डाइट बेहतरीन है, वो बिल्कुल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है। तो ये करते हैं। हमारे जिस्म में जो खराबी की वजह है वो दो है, या तो टॉक्सिन होंगे या हमारे जिस्म में इम्बैलेंस होगा, यानी तवाज़ुन जो है हमारे जिस्म का खराब हो जाए। टॉक्सिन वो चीज जो बैरूनी तौर से मेरे जिस्म में दाखिल हो रही है और मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है, वो टॉक्सिन कहलाती है, जहरीला मादा कहलाती है। और इसकी सबसे बड़ी हम देखें ये कोरोना वायरस, ठीक है, मेरे जिस्म के लिए टॉक्सिन है, मेरे जिस्म के लिए जहर है, मेरे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो जब ये मेरे जिस्म में दाखिल हो रहा है तो मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी सेहत खराब कर रहा है, लोगों को तो इतना खराब कर रहा है मैं मौत की तरफ भी लेके जा रहा है। तो जिस्म में खराबी की एक वजह टॉक्सिन होती है, और दूसरी वजह क्या होती है? जिस्म में तवाज़ुन का बिगड़ जाना। देखिए हमारा जिस्म जो काम कर रहा है वो तवाज़ुन पे काम कर रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी आपको मिसाल देता हूँ, ब्लड प्रेशर की। हर शख्स में ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो तवाज़ुन में एक उसकी पैमाना है। अगर वो उस हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? इसलिए कि ये ब्लड प्रेशर ही हमारे जिस्म में हर आने के लिए जरूरी है। अगर मैं दवा खा रहा हूँ किसी बीमारी की तो इस खून के जरिए जाएगी, मैं अगर कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ और इसको मेरे जिस्म में पहुंचना है तो ये खून के जरिए पहुंचेगी। और अगर मैं कोई ग़िज़ा खा रहा हूँ उससे जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, जो ग़िज़ाई अनासिर हैं, वो भी इसी खून के जरिए पहुंचेंगे। इसी तरीके से अगर मैं पानी भी पी रहा हूँ तो वो भी इसी खून के जरिए से मेरे तमाम जिस्म में पहुंचते हैं। तो इसको रवा रखने के लिए, इसको पूरे जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए, इसका दौरान रखने के लिए एक मुनासिब प्रेशर जो है वो चाहिए होता है। और वो जब एक तवाज़ुन में रहता है तो मेरा जिस्म बैलेंस में रहता है, तवाज़ुन में रहता है। लेकिन जब वो मुतवाज़िन नहीं रहता, उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है, तो वही चीज मेरे लिए बीमारी का सबब बन जाती है। तो ये दो चीजें हैं जो मेरे जिस्म में
बीमारी का सबब बनती हैं, या तो जहरीले मादे जो कि बाहर से या अंदरूनी तौर से मेरे जिस्म में आएंगे और मेरे जिस्म में तवाज़ुन बिगड़ जाए। लेकिन इसके साथ साथ आज के दौर में हमारी ग़िज़ाई आदात भी जो है वो हमारे जिस्म में बिगाड़ पैदा करने में पूरी तरीके से उसका अमल दखल है। वो क्या है? बहुत ज़्यादा खाना, बार-बार खाना और बहुत तेज़ी से खाना, बहुत ज़्यादा खाना। दावतों में चले जाएँ, आप देख लीजिए, कोई और तकरीब को आप देख लीजिए, किस तरीके से लोग खाने पे बहुत बार-बार, अभी ये खाया, चलो थोड़ी देर के बाद ये खा लिया, कहीं और बैठे किसी दोस्त के साथ, कुछ और खा लिया, कहीं और गए, कुछ और खा लिया, नतीजा क्या हुआ? बार-बार आप खा रहे हैं और बहुत तेज़ी से खा रहे हैं। टाइम नहीं है भाई, एक निवाला खत्म नहीं हुआ, दूसरा निवाला खत्म नहीं हुआ, तीसरा निवाला। इस तरीके से खाते हैं कि अगर खाना हमें 10 मिनट में साल के तौर पे खत्म करना है तो हमारी कोशिश ये होती है तो उसको 2 मिनट में खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने मसरूफ हैं। एक चीज आपको मैं ये बता दूं, जो खाना है इसकी डाइजेशन हमारे से शुरू हो जाता है और साइंस भी ये कहती है, हमारा मजहब भी ये कहता है कि खाने को चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाएं। और हम किस तरीके से खाते हैं हमारे सामने मिसाल मौजूद है, हमारी अपनी ही मिसाल मौजूद है। अगर हम इस अपने रवैये पे गौर करेंगे तो हमें खुद एहसास होगा कि हमारे खाने की आदत है। फिर दूसरी चीज, बहुत ज्यादा तेजाबी खाने। अगर हम देखें, हम तो कहते हैं ना कि हमारे घर का पका हुआ खाना खाते हैं, हमारे तो घर में ही खाना होता है, तो बाहर का खाना खाते ही नहीं, तो फिर कैसे एक तेजाबी खाना हो गया? मिर्च मसालेदार, बहुत ज्यादा गोश्त का खाना, बहुत ज्यादा पका हुआ खाना, इस सारे चीज जो क्या है, ये सारा का सारा तेजाबी खाना है। फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज, ये KFC, वो KFC, ये बर्गर, वो सारी चीजें क्या, और आज इनके दिल ज्यादा है, हत्ता के मीठे में जो मिठाइयाँ हम खाते हैं ये भी तेजाबी ग़िज़ाओं के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में बेतहाशा फल पैदा किया, हर किस्म का फल पैदा किया, उसको छोड़ के हम मीठे के लिए मसनूई मीठे की तरफ आते हैं। ये भी तेजाबी ग़िज़ा। बहुत ज़्यादा खाने को हम पकाते हैं, अगर हम देखें तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो जो गोश्त हम अगर पका रहे हैं वो भी इतना गल जाए कि वो एक इशारे से टूट जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जो गोश्त खाने को हम पका देते हैं कि सब्जी अगर हम पका रहे हैं तो उसको इतना भूनते हैं कि उसकी शक्ल ही बदल जाती है। फिर सब्जियों का इस्तेमाल हमारे ग़िज़ाओं में बहुत कम है, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा हम रॉ या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, आजकल गर्मियों का सीजन है, पानी क्या, अगर यह पानी ना हो तो हमें पानी पीने का मजा ही नहीं आता। आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ यह पानी का मजा हमारी ये 2 इंच की जो ज़बान है ना, इस तक, इसके नीचे जाके ना गर्म है ना ठंडा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए, खुद जायजा ले लीजिए कि हमारी खाने की या ग़िज़ाई आदात क्या है। हमारा से बेहतरीन डॉक्टर है, ये बात मैं बहुत अच्छे से बिठा लेंगे, इससे बेहतरीन डॉक्टर कोई नहीं है। ये हमारी हर तरीके से हर सतह पे हमारी हिफाजत करता है, हमारे दिल को बरकरार रखने के लिए काम करता है, लेकिन हम इसके तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर हमारे जिस्म में खराबी हो रही है, हमारे जिस्म में हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन हमारे जिस्म में दाखिल हो गए हैं, तो हमारा जिस्म 3 मरहलों पर उनको खारिज करने की कोशिश करता है या उनसे निपटने की कोशिश करता है। सबसे पहला मरहला क्या है? वो डिस्चार्ज करता है, यानी जिस्म से बाहर निकालता है। दूसरा मरहला क्या है? उनको एक तरफ कर देता है, एक साइड कर देता है, हमारे की सारी कारकर्दगी मुतासिर ना हो, बल्कि कुछ एक तरफ करके उनको उनके असरात को कम करने की कोशिश करता है। और तीसरा मरहला क्या है कि जब टॉक्सिन बेतहाशा हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं,
ہمارے جسم میں ٹیومر کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے کر کے ہم دیکھتے ہیں ذرا تفصیل سے کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جسم ہمارے جو ہے ٹاکسنس کو خارج کرتا ہے. وہ 4 راستے ہیں، 4 طریقے ہیں. نمبر 1 سویٹ، پسینے کے ذریعے، یعنی کہ وہ سارے فاسد مادے، وہ ساری چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے. دوسرا راستہ یورین کے ذریعے، وہ سارے مادے جو میرے جسم پہ کر رہے ہیں، میرے جسم سے موجود ہیں، تو گردوں کے ذریعے ان کو صاف کر کے پیشاب کی صورت میں خارج کرتا ہے. تیسری کہ جو پیپڑوں میں ہے یا میرے اور دوسرے نظام تنفس میں کچھ چیزیں خرابی ہو رہی ہے یا فاسد مادے کہیں جمع ہو رہے ہیں، تو ان کو بلغم کی صورت میں خارج کرتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ مادے جو ٹھوس شکل میں اسٹول کے ذریعے خارج کرتا ہے. یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ سارے طریقے ہیں کی مدد سے میرا جسم جو ہے وہ اپنی صفائی کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا ہے، تاکہ وہ ان ظاہر اجزاء کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکے. دوسرا لیول کیا ہے؟ وہ ان مفاسد مادوں کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. یورک ایسڈ یا اسٹونز کی شکل میں، کہ جی گردے میں پتھری ہو گئی، آپ کے پتے میں پتھری ہو گئی، یہ کیا ہے؟ وہ فاسد مادے آپ کے جسم نے ایک جگہ جمع کر دیے، جو کہ پھر ایک خرابی کی شکل میں سامنے آتے ہیں، یا یورک شکل میں وہ جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں. یا کیا ہوتا ہے؟ جوڑوں میں شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کولیسٹرول یا ریٹیکنائی بہت زیادہ میرے جسم میں ہے، جو کہ آج میرے کھانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر شریانوں میں جمع ہو جائے، ایسی شریانوں میں جو میرے جسم کے لیے یا میرے اعضاء کی کارکردگی کے لیے انتہائی ضروری، جیسے دل کی شریان بہت ہی باریک ہے، بال سے بھی باریک ہے، اگر ان میں جمع ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوری طور سے بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب مکمل طور سے بند ہو جاتی ہیں تو میں کیا سوری رابطہ کیا تھا. تو ہوتا ہے اس طرح سے کولیسٹرول یا ٹیکنائی کی شکل میں میری شریانوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بہت زیادہ جمع ہو جائے، شریانیں بند ہو جائیں، تو میں دل کے دورے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہوں اور دل کا مریض بن جائے. تو اس طریقے سے دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں میرا جسم کوشش کرتا ہے کہ ان زہریلے مادوں کو یا ٹاکسنس کو ایک طرف کرے. پھر تیسرے جب بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ڈسچارج بھی نہیں ہو سکتے، ایک طرف جمع خوب کرنا بھی ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت ہی سیریس ہیلتھ پرابلم کی شکل میں سامنے آتی ہے. وہ ہیلتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ ہے ٹیومر کی شکل، کینسر کی شکل. مدد کی کینسر جیسا موذی مرض بھی آج ہمارے اپنے ہاتھوں کی پیداوار ہے. جو پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی تھی کہ 4 چیزیں: مینٹل ایٹیٹیوڈ، ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی لائف اسٹائل اور سپلیمنٹیشن. اگر ہم یہ چاروں چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آج ہمارے طرف بڑی بڑی بیماری ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں سوائے ایک کہ ہمارا طرز زندگی یا طرز حیات جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں بیماریوں کی طرف
धकेल रहा है, वो हमें उस तरफ लेके जा रहा है कि जहाँ हम मुझे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो आप हमें अपने आप को बचाना है, और इसमें बचाने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? गैनोडर्मा। गैनोडर्मा क्या करता है? हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या करता है? बॉडी में तवाजुन लेके आता है। अब आप देखिए कि हमने ये देखा था कि प्रॉब्लम सिर्फ दो वजूहात से हो रही है, या तो टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है, या फिर जिस्म के तवाजुन के खराब होने की वजह से हो रही है। तो गैनोडर्मा क्या कर रहा है? गैनोडर्मा ये कर रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, यानी आपके जिस्म से आपके जिस्म को इस काबिल बना रहा है कि वो जो जहरीले मादे जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, वो जहरीले मादे जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके जिस्म को जो है मुख्तलिफ मुज़िब बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको आपके जिस्म से खारिज करके और आपके जिस्म को साफ सुथरा करके। और दूसरा काम क्या कर रहा है गैनोडर्मा? ये बैलेंस कर रहा है, यानी आपके जिस्म में तवाजुन लेके आ रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे अमराज जो अदम तवाजुन की वजह से होते हैं, कि तवाजुन बिगड़ने की वजह से हो जाते हैं। तो ये गैनोडर्मा क्या कर रहा है? उसको बैलेंस कर रहा है, आपके जिस्म को मुतवाज़िन कर रहा है। अब अगर आपका जिस्म साफ सुथरा है, टॉक्सिन्स उसमें नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन मुस्तकिल हो रही है, आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल तवाज़ुन है, तो क्या आप बीमार पड़ेंगे? अपने आप से पूछिए, यकीनन नहीं, आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। तो आज के दौर खास तौर से हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है। एक तरफ तो हमें अपने जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, कोई भी किसी, क्योंकि हमें नहीं पता, अगर आज हम बात करें कोरोना वायरस की, तो हमें नजर ही नहीं आता किस शख्स में है, किस शख्स में नहीं है। इस वक्त हमारा वास्ता ऐसे शख्स से बढ़ जाए जो कोरोना वायरस का शिकार है, किस वक्त हम ऐसे उसका शिकार हो जाए कि हमें अंदाजा भी नहीं होगा और हम उसका जो है शिकार हो जाएंगे। तो हमें हर वक्त डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है आज। तो ये हमारी पूरा कर रहा है कि ये गैनोडर्मा जो क्या करता है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, मेरे जिस्म को सपोर्ट कर रहा है, मेरे को उस तरफ लेके जा रहा है, इस काबिल बना रहा है कि मेरा जिस्म अपनी हिफाजत खुद कर सके। और जब मेरा जिस्म इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके, तो यकीनन कोई भी चीज मेरे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये एक ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, यानी कि एक मुशाहिदा है जो ये बताता है हमें कि हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, दो वजूहात से सामने आते हैं, टॉक्सिन या इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी सिस्टम, यानी कि जहरीले मादे या फासिद मादों का होना, या जिस्म के जो निज़ाम है उसमें तवाज़ुन का बिगड़ना। और दूसरी ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या है, वो ये है कि गैनोडर्मा क्या करता है, वो बॉडी को सपोर्ट करता है। और किस तरीके से सपोर्ट करता है? वो इस तरीके से सपोर्ट करता है कि ABC रूल। ABC रूल क्या है? कि जो ABCD होती है कि जिसमें A के बाद B के बाद C, इसी रूल पे या इसी को लिए पे गैनोडर्मा भी काम करता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे इम्यून सिस्टम के लिए जो है, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे जिस्म में कोई और मसला बन रहा हो, तो वो इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन उस मसले को भी एड्रेस कर रहा होता है और उसको भी कर रहा होता है। मैं किसी और अपने सेहत के मसले के हवाले से गैनोडर्मा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शऊर नहीं है कि मेरे जिस्म में कोई और बीमारी भी बन रही है। तो गैनोडर्मा मेरे उस मसले के हवाले से कि जिसके लिए मैंने शुरू किया है, उसके साथ साथ उसके लिए भी हेल्प करता है, उसके लिए भी मेरे जिस्म की मदद करता है कि जो जिसका शऊर मुझे नहीं है या जिसके मालूमात नहीं है। तो इस तरीके से ये एक के बाद दो के बाद तीन के बाद जितने भी मेरे जिस्म के सेहत के मसाइल होते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दो के बाद तीन के
हल करता चला जाता है। तो गैनोडर्मा के इस्तेमाल की ये दूसरी ऑब्जर्वेशन या दूसरा मुशाहिदा है कि गैनोडर्मा क्या करता है, जिस्म को सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, और जब जिस्म को सपोर्ट करता है, चीज को आप सपोर्ट करें तो वो खुद ब खुद इस काबिल हो जाती है कि वो अपनी कारकर्दगी को अच्छा कर सके। तो जब गैनोडर्मा बॉडी को सपोर्ट करता है, जिस्म इससे मदद हासिल करता है, जिस्म को एक मदद मिलती है, तो जिस्म क्या होता है, जिस्म खुद ब खुद इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी हिफाजत कर सके और हमारी सेहत बहुत लंबे अरसे तक बेहतर रह सकती है। तीसरा ये रिफ्लेक्शन, अगर मैं यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल करूँ, रिफ्लेक्शन is not caused by the ganoderma, is caused by the body। रिफ्लेक्शन की बात होती है, थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम दूंगा। रिफ्लेक्शन की बात होती है तो अमूमन क्या होता है, अमूमन होता ये है कि हम में से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। हमने किसी को गैनोडर्मा दिया और उसने आके हमें बताया कि जी मुझे तो रिफ्लेक्शन आ गया, हम परेशान होते हैं, ये मसला वो शख्स आके शोध करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें उसको देखिए, अभी हमने एक बात की थी कि पहला मरहला क्या है, जिसमें अपनी हिफाजत किस तरीके से करता है, जो टॉक्सिन है या जहरीले मादे उनको खारिज करता है, उनका इखराज करता है। और किस तरीके से करता है, 4 चीज। कौन कौन से हैं, सीना, बलगम, पेशाब और पखाना। और अगर हम अपने जिस्म पे थोड़ी देर के लिए नजर डालें और इसको देखें तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि यही 4 जगहों पे रिफ्लेक्शन आते हैं। और लोग शिकायत करते हैं या तो हमें कब्ज हो गया या लूज मोशन। दूसरी शिकायत क्या होती है, या दूसरा जो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि जी हमारे पेशाब का रंग बहुत ज्यादा गहरा हो गया या उसका रंग बदल गया है। तीसरी बात जो वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि जी हमारे जिस्म में से जो पसीना खारिज हो रहा है वो इंतहाई गहरे रंग का है या बहुत ज्यादा बदबूदार है या उसमें जो है वो अजीब सी है या ठीक है। और चौथा क्या कहते हैं, जी मुझे छींकें आ रही हैं, मेरी नाक बह रही है, मेरी आंखों में कीचड़ आ रहा है, मुझे बलगम जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आप कि अंदाजा कीजिए कि ये वो सारी जगहें हैं कि जहां हमने बात की कि जहां से जिस्म अपने अंदर मौजूद फासिद मादों को खारिज करता है। तो जब अभी हम थोड़ी देर पहले दूसरा नजरिया देखा था, तो क्या है कि गैनोडर्मा जो है वो मेरे जिस्म की मदद कर रहा है। तो जब मेरे जिस्म को मदद मिली, उसको एक सपोर्ट मिली, उसे एक सहारा मिला, तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने और ज्यादा तेजी से और ज्यादा तंदही से अपने अंदर मौजूद फासिद मादों को निकालना शुरू किया। और जब वो फासिद मादे निकलना शुरू हुए तो वो उन्हें इखराज के रास्तों से निकलेंगे ना। और जब वो इखराज के रास्तों से निकले तो वो एक शख्स जो गैनोडर्मा से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं है, उसको ये महसूस हुआ कि शायद मेरे जिस्म में ये जो सारी तब्दीलियां आ रही हैं ये गैनोडर्मा कर रहा है। अब मैंने क्योंकि गैनोडर्मा लिया है या ऋषि मशरूम लिया है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हमें वहां पे उनको यही समझाना है कि ये प्रॉब्लम या ये इन्फेक्शंस ये अच्छी चीज है। ये बात इस चीज की निशानदही है कि आपके जिस्म का जो सफाई का अमल है वो शुरू हो चुका है, आपके जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन का आगाज हो गया है। और ये क्या है, ये आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म जो है वो अपने आप को साफ कर रहा है और आपका जिस्म जो है वो अपने आप को सेहतमंदी की तरफ लेके जा रहा है। वक्त के साथ साथ ये
ختم ہو جائیں گی، یہ ریفلیکشن، یہ مسائل، یہ پرابلمس ختم ہو جائیں گے. اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ نارملی ایک نارمل انسان کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیں گے. کچھ لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ریفلیکشن بہت شدت کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے، گیرڈرما کو بند نہیں کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بند نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کی خوراک کم کر دینی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ 1 چمچہ لے رہا ہے تو اس کو آدھا چمچہ کر دینا ہے. اگر آدھا چمچہ لے رہا ہے تو چوتھائی کر دینا ہے. اگر چوتھائی لے رہا ہے تو اس کو آلٹرنیٹ ڈے پہ کر دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے جسم کو یا باڈی کو اس کے ساتھ اس کا عادی بنانا ہے، اس کے ساتھ اس طریقے سے سینکرونائز کرنا ہے کہ اس طریقے سے اس کو الائن کرنا ہے کہ وہ گیرڈرما کو قبول کرے. اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا، جب گیرڈرما باڈی کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دے گا، جسم کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، تو پھر ہم اس کی آہستہ آہستہ خوراک بڑھاتے ہوئے نارمل کی طرف لے کے چلے جائیں گے. اور جب نارمل کی طرف چلے جائیں گے تو پھر اس کو اس مرحلے پہ ریفلیکشنز بھی نہیں آئیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنے کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور اس کا جسم جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں صفائی کی طرف چلا جائے گا، بندی کی طرف چلتا چلا جائے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ریفلیکشن آنا ہے تو پریشان نہیں ہونا، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ گیرڈرما کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کا رد عمل ہے، کیونکہ وہ جو جسم میں فاسد مادے جمع تھے وہ نکل رہے ہیں، اور کیونکہ یہ اخراج کے راستے ہیں اور تو یہیں سے یہ خارج ہوں گے. تو اس طریقے سے ہم نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، ان کو اطمینان دینا ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ جو ہے آپ کا، یہ جو مشاہدہ ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا، ایک اور چیز آج ہم دیکھیں گے، ہم بات ابھی ہم نے ایک اور چیز کی تھی کہ ہمارا ایک اور کھانے کا رویہ ہے کہ ہم بہت زیادہ تیزابی کھانے کھاتے ہیں، اور بہت ہمیں جو ہے وہ الکلائن یا اساس کھانے چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایسیڈک فوڈ اور الکلائن فوڈ. ایسیڈک فوڈ میٹ، سافٹ ڈرنک، پیپسی، مرنڈا، ٹی، پروسیس فوڈ. اب پروسیس فوڈ میں کیا ہے، یہ جو سارے ہم برگر کھاتے ہیں، یہ جو KFC کھاتے ہیں، یہ جو میکڈونلڈس میں جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ سارے کے سارے پروسیس فوڈ ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ سارے کے سارے پروسیس فوڈ. اور سب سے بڑی قاتل ہماری شوگر. آج ہمارا اس کے بغیر گزرا نہیں ہے. اب کتنا دل دادا ہو گئے. میں آفس میں اکثر دیکھتا ہوں، کراچی آفس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب ہم کافی دیکھتا ہوں وہ کافی بناتے ہوئے، وہ 1 چمچہ کافی ڈالتے ہیں اور 3 چمچے شکر کے ڈالتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے، آج دنیا کی آپ کوئی بھی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ کہتی ہے کہ ہماری ساری بیماریوں کے پیچھے اس چیز کا ہاتھ ہے. اور اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک نشہ ہے، اور یہ ایسا نشہ ہے جو کین سے بھی زیادہ طاقتور ہے. آپ اندازہ کر لیجیے، ٹھیک ہے. کافی یا کافی کی بات ہو رہی ہے، ڈی ایکسن کافی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک عام کافی کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جو عام کافی ہے وہ کون سی کافی ہے، وہ سنتھیٹک کافی ہے، اس میں کا ایسنس پڑا ہوا ہے. آرگینک کافی کا اس میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے.
ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے باغ میں کالی چائے اگتے ہوئے؟ لیکن جب آپ ڈبہ کھولتے ہیں تو اس میں سے ٹی نکلتی ہے کالی. باغ میں کس طرح سے اگتی ہے چائے؟ ہرے رنگ کی ہوتی ہے, ہری ہری پتیاں ہوتی ہیں, خوبصورت سا ہرا کلر ہوتا ہے. اور جب ہم ڈبہ کھولتے ہیں کیا یہ پروسیس کر دیا, اس میں وہ سارے کیمیکل شامل کر دیے جاتے ہیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتا ہے. اور کتنے شوق سے ہم پیتے ہیں. چلے جائیے کسی بھی ہوٹل پہ, 30 روپے 35 روپے سے 40 روپے سے کم کا کوئی کپ نہیں ہے دودھ پتی کا, پھر بھی ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں, پھر بھی ہمیں پیسے میں مہنگی نہیں لگتی. کیا حاصل کرتے ہیں؟ صرف زبان کرتے ہیں. یہ وہ آج ہماری ساری غذائیں ہیں کہ جو ہمارے پسندیدہ ہو گئی ہیں. آج کل رمضان ہے, یہ سافٹ آپ دیکھ لیں, میں میرے گھر کے سامنے ایک اسٹور ہے, وہ پان شاپ بھی ہے اور اسٹور بھی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ ایکسٹرا رمضان میں جو ہے نا وہ ایکسٹرا سافٹ ڈرنک کا اپنے دکان کے سامنے اسٹال لگا ہے. کوئی شخص بھی جو اس کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا جو رک کے ایک بوتل 2 بوتل نہ خریدے, صرف زبان کا چکھا رہا ہے سوائے ہماری صحت میں. اس کا سب سے بہتر استعمال ہمارا واش روم کلیننگ. ٹھیک ہے, ہمیں استعمال کیا کرنا ہے, یہ الکلائن فوڈ, شرگم, ملٹ, ویٹ, ویجیٹیبلز, کارن, فروٹ, یہ سارے. اور اگر آپ الکلائن فوڈ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر یہ پلیٹ فارم آپ کو دیتا ہے وہ راستہ, وہ پروڈکٹس, وہ چیزیں کہ جو آپ کے کھانے کو الکلائن بناتے ہیں, جو آپ کے کھانے میں الکلینٹی لے کے آتے ہیں, حساسیت پن لے کے آتے ہیں. اور وہ کیا ہے, یہ ڈی ایکسن کی سارے پروڈکٹ, مورنزی, اسپیرولینا, رشی مشروم, ٹی, لنزی کافی 3-in-1, بلیک کافی, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کی فوڈ کو, آپ کی غذا کو جو ہے وہ الکلائن بناتے ہیں, الکلائنٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. انزائم تھیوریز, اس کیموتھراپی کا یہ ایک اہم پہلو ہے. انزائم تھیوری تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ انزائم تھیوری ہے کیا. ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا, ہم نے کوئی حکیم نہیں بننا یا کوئی ایکسپرٹ نہیں بننا, لیکن صرف اپنی سمجھ کے لیے, تاکہ ہم جب لوگوں کو یہ بتائیں, لوگ سے بات کریں تو لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ان پروڈکٹس کی ضرورت کیوں ہے, ان پروڈکٹس کو استعمال کرنا ہمارے لیے اچھا کیوں ہے, کیوں ہمارے صحت کے لیے یہ بہتر اور فائدہ مند ہے. یہ ہم نے اس سے نتیجہ نکالا. انزائم کیا ہے؟ دیکھیں, انزائم کو اردو میں کہتے ہیں خامرے. ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں, اور ان کو ہمارے جسم کا حصہ بنانے کے لیے یہ چیز کی انتہائی اہمیت ہے, انزائم یعنی پروٹین. اگر یہ ہماری, اچھا مزے کی بات کی, ہماری غذا کے لیے پھلوں میں, سبزیوں میں, اناج میں, ان سب میں یہ پائے جاتے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے, سبزیاں آج ہم نے نکال دی اپنی غذا, پھلیوں کا استعمال جو غذا میں بہت کم ہے. اناج میں ہم, اگر ہم سب سے بڑی مثال ہے آٹا, آج ہمارے گھروں میں کون سا آٹا استعمال ہوتا ہے؟ وائٹ آٹا. میجورٹی 90% سے زیادہ گھروں میں وائٹ آٹا استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ جس کی روٹی بڑی سفید ہوتی ہے. وہ ایک زمانے میں لال آٹا آتا تھا, غصے والا, چوکر والا, فائبر بھی فری میں ملا کرتا تھا. ہمارا نظام ہاضمے کو بھی وہ صحت مند رکھتا ہے. آج ہم اپنے گھروں سے خود اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں. آج جو جیسے شروع میں بھی بات کی نا کہ جو بیماریاں ہیں, یہ جو امراض ہیں, جن میں ہم صحت کے مسائل ہیں جو ہمارے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں, صرف اور صرف ہماری غذا ہے. اور اگر ہم غذا کو صحیح کرتے ہیں, ہماری جو کم ہے اس کو پورا کر لیں, تو ہم بہت ساری صحت کے مسائل ایک چیز دیکھتے ہیں, ایک پرابلم ہے جس کا نام ہے دوسرا شخص
ہندوستان کی 5.5% آبادی جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈائگنوز ہو گئے ہیں, جو سامنے ہیں. 22 کروڑ کی آبادی کا 5.5% لگا لیجیے, 5 کروڑ سے زائد افراد ڈائبٹیز کا شکار ہے پاکستان میں. اور WHO بھی یہ کہتا ہے, پہلے زمانے میں اس کے لیے کنسپٹ کہا جاتا تھا کہ یہ وراثت میں ملنے والا ہوتا ہے. WHO نے اس کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بھی ایک وبائی مرض ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہے, ہمارا کیا ہے, پینکریا کام نہیں کر رہا, وہ ایک چیز جو انسولین بناتا ہے وہ انسولین نہیں بن رہی, اس لیے ہم ڈائبٹک ہو گئے. کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈائجسٹو سسٹم ہے, یعنی ہمارا نظام ہاضمہ ہے. اور نظام ہاضمہ کو خراب کرنے والی کیا چیز ہے, وہ ہماری آج غذا ہے. کیوں؟ اس میں انزائم نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہم نے اس طرح کی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ انزائم کو یا خامروں کو ہم نے اس میں سے نکال دیا ہے. ہم فاسٹ فوڈ کے دلدادہ ہو گئے ہیں. کل اتفاق کی بات ہے, میں افطار سے تھوڑی دیر پہلے مین گیٹ کھلا, ایسے ہی جھانکا کہ کیا صورتحال ہے دیکھنے کے لیے. تو میں نے بولا تو رائڈر ایک دم سے وہ گلی سے نکلا ہو, میرا بتایا انکل یہ فلاں نمبر کا گھر کیا ہے, کس جائے گا افطار کے لیے. میں نے اس کو راستہ بتایا کہ اس طرف چلے جاؤ, اس طرف ڈھونڈو ایک دکانات ہیں. تو جب وہ آگے گیا تو پیچھے جو اس کا بیگ لگا ہوا تھا وہ میکڈونلڈ کا لگا. تو آپ اندازہ کیجیے ہم افطار بھی کن سے کرتے ہیں, میکڈونلڈ سے کرتے ہیں. میں کوئی میکڈونلڈ کے خلاف نہیں ہوں, یا میکڈونلڈ کا کوئی مجھے کوئی اس کی برائی کے لیے کوئی پیسہ ویسا نہیں دیا گیا. جس لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہماری غذا میں یہ جو انزائم ہے ہو گئے. یہ جنک فوڈ پیٹ بھرنے کے لیے بہت اچھا ہے, چکنائی کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن جو کام کی چیز یہ نہیں ملے گی. اور جب یہ کام کی چیز نہیں ملے گی تو پھر اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ مجھے جن کی طریقے سے آگے اب اگر میں اپنی غذائی عادات کو نہیں بدل سکتا اور نہ ہی بدلنا چاہتا ہوں, نہیں بدل سکتا, مجھے پورا یقین ہے نہیں بدلیں گے, تو پھر یہ چیزیں جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہماری مدد کرتی ہیں, ہمارے جسم کی مدد کرتی ہیں. کیونکہ یہ مورزائن, یہ کارڈن پائن, یہ مشروم, یہ اسپائرولینا اس انزائم سے بھرپور غذا ہے, انزائم سے بھرپور سپلیمنٹس. تو یہاں سے دو باتیں بالکل وضاحت سے سامنے آتی ہیں. نمبر ایک, یہ پروڈکٹس آپ کے جسم کی مدد کرتی ہیں, آپ کی صحت کی حفاظت کرتی ہیں. اور دوسری چیز کہ یہ صرف بیماروں کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کن کی غذا ہے, یہ صحت مند لوگوں کی غذا ہے, معاشرے کے ہر فرد کی غذا ہے یہ. ٹھیک ہے. گرین تھیوری یہ ایک اور تھیوری ہے, اور یہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھیوری ہماری موت اور زندگی کی وجہ بن سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بہت سارے میکینزم رکھے, بہت سارے نظام رکھے, بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو اس طریقے سے کام کر رہی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اور قدرت اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایک نظام ہمارے خون کا ہے. قدرت کا نظام یہ دیکھیے کہ جو خون کے سورس رہتا ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز, یہ بھی سیلز ہیں کھلیے, یہ سرخ خون کے ذریعے سرخ خون کے خلیے یا ذرے ہیں نا, یہ ایک متعین وقت کے بعد کیا ہوتا ہے, ٹوٹ جاتے ہیں, یہ مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے
इतना खूबसूरत निजाम रखा है, एक निजाम रखा है मेरे जिस्म के अंदर कि जो ये खून के सुर्ख ज़रात को बनाते हैं, और दूसरा निजाम रखा है मेरी ग़िज़ा कि ये खून के सुर्ख ज़रात के लिए बनाने के लिए जो चीजें या जो खाम माल रिक्वायर्ड है या जरूरत है जिसकी, वो मैं ग़िज़ा से हासिल करता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि हमारे जिस्म किस तरीके से काम करता है, रेड ब्लड सेल बनाते हैं। लेकिन जब रेड ब्लड सेल मर जाते हैं एक मुअय्यन मुद्दत के बाद, एक वक्त मुकर्ररा के बाद, तो वो दिल्ली में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली वहां चले जाते हैं ताकि उनको मजीद तोड़ फोड़ की जाए। फिर उसके बाद वो लीवर में चले जाते हैं मजीद तोड़ फोड़ के लिए। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, वो किडनी में जाते हैं, उसमें कुछ हार्मोन दोबारा से शामिल किए जाते हैं, और फिर वो हड्डी के गूदे में चले जाते हैं, बोन मैरो में, और वहां से ये दोबारा उसमें हीमोग्लोबिन शामिल किया जाता है, और दोबारा से ये रिसाइकिल के ज़रात मेरे खून में दोबारा शामिल हो जाते हैं। ये तो मेरे जिस्म का निजाम चल रहा है, और ये 24 घंटे काम करता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस निजाम के साथ साथ एक और तरीक़ाकार रख दिया। वो तरीक़ाकार क्या है? अगर मुझे खून के सुर्ख ज़रात बनाने हैं, पैदा करने हैं, तो मुझे अपनी ग़िज़ा को अच्छा करना होगा, या ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा कि जो सुर्ख खून के ज़रात बनाने के काम आती हैं, जैसे हरी सब्जियाँ, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की या आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जैसे अनार है, सेब है, खजूर है, जो कि रमजान में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं कि जो मुझे वो चीजें देती हैं, वो फराहम करती हैं कि जो मेरे खून के ज़रात बनाने के लिए काम आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से फिर वही बात आती है, जब मैं अपनी ग़िज़ा की तरफ नजर डालता हूँ तो सब्जियां मेरी ग़िज़ा से निकल गई। आज हमारे बच्चे देखें, जब हम हरे पत्ते वाली जैसे पालक है, शलजम है, चुकंदर है, ये चीजें पकती हैं, घास फूस पक गया, माँ बड़ी लाड प्यार से क्या करती है, बेटा जा बर्गर ले फला से वो रोस्ट ले आओ, उधर से रोस्ट ले आओ। क्या है? हम अपने हाथ से अपनी ग़िज़ा और अपनी सेहत का बिगाड़ कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है? मेरे इन आगा को फिर जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ता है, मेरी दिल्ली को, मेरे जिगर को, मेरी किडनी को। अब आप देखिए तीन में से ये दो ऐसे आज़ा हैं, लीवर और जिगर, किडनी। लीवर यानी जिगर, किडनी यानी गुर्दे। ऐसे आज़ा हैं कि अगर ये खराब हो जाए तो मुझे मौत और जिंदगी का वक्त पड़ जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये मेन थ्योरी है, ये जिंदगी और मौत की बात है। तो ये क्योंकि फिर अगर मुझे ग़िज़ा से खाम माल नहीं मिल रहा जो खून के ज़रात बनाए, तो इन आज़ा को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। कितना ओवर टाइम करें? 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, आखिरकार थक जाए। आखिरकार क्या होगा? आखिरकार ये होगा कि ये आदत का काम करना छोड़ देंगे। तो अगर हम अपनी ग़िज़ाई आदत को नहीं बदलते तो फिर मेरे पास इस प्लेटफॉर्म से ये चीज मिल रही है। ये क्या है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या कर रही है? स्पाइरुलिना आपको वो सारी चीजें दे रही है, बहुत सारे अमामिल दे रही है, वो सारे अनासर इसमें शामिल हैं कि जो मेरे खून के ज़रात को बनाने के लिए फराहम करते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज शामिल है वो क्लोरोफिल शामिल है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल कहा जाता है ग्रीन ब्लड, यानी सब्ज खून। ये आसानी से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ भी ये बात साबित हो रही है कि स्पाइरुलिना माशरे के हर फर्द की जरूरत है। इसमें मादनियात भी शामिल है, इसमें विटामिन भी शामिल है, इसमें प्रोटीन भी शामिल है, हर वो चीज शामिल है जो मेरे जिस्म को बेहतरीन
لے کے جائے جو میرے جسم کو اپنے صحت کے مسائل سے نجات دلائے. اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں، یہ بڑے مجھے پہلے بتانا چاہیے کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہماری تقریباً 44% آبادی خون کی کمی کا شکار ہے. تو آپ اب اندازہ کر لیجیے، غذائیت کی کمی تو ایک طرف، خون کی کمی کا شکار ہے. اور تقریباً خواتین، ہماری 65% جو خواتین ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہے. تو آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ اسپائرولینا، جو ہماری غذا کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ معدے کے لیے اچھا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے چہرے کے لیے اچھی ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے آخر میں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ رشی مشروم کس کو دیں، اسپائرولنا کے گروپ کو دیں. تو یہ سمپل سی چیز ہے، یہ وہ 7 گروپ ہیں کہ جس کو آپ آنکھ بند کر کے یہ دونوں چیزیں دے سکتے ہیں، یا DXN کے سارے سپلیمنٹ دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہ خواتین بھی جو حاملہ خواتین، یہاں کے سب سے زیادہ حساس معاملہ ہوتا ہے، یہاں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں. شیل اور انفینٹس کو آپ دے سکتے ہیں، موجود ہے کہ جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں 6 مہینے یا اس سے زیادہ بچوں کو آپ دے سکتے ہیں. اسکول جانے والے چلڈرن، بچے یا اسٹوڈینٹس ہیں، ٹین ایجرز، نوجوان، میرڈ کپل، شادی شدہ افراد، سینئرز یعنی ہمارے بزرگ، ماں باپ، ان سب کو آپ دے سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں ہمارا پسندیدہ تو سکے کہ جن کو آپ دے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں اس پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو DXN کے سپلیمنٹس استعمال نہ کر سکے یا DXN کے سپلیمنٹس کو استعمال کرنے کی اس پہ کوئی قید ہو. اس طریقے سے آپ ان تمام گروپس میں معاشرے کے ہر فرد کو، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، نوعمر ہے، کوئی بھی ہے، آپ بالکل بے فکر ہو کے DXN کے سپلیمنٹس. تو یہاں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ آج کے دور میں، یعنی آج کے موجودہ حالات میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اگر ہم یہ 2 چیزیں خاص طور سے اپنا لیتے ہیں، اس کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو میں آپ کو یقیناً یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں وثوق سے کہ آپ کی امیونٹی اس لیول پہ چلی جائے گی کہ جو کورونا وائرس کی وبا ہے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر نہیں کرنی، اس کی احتیاطی تدابیر بھی لازم ہے. ماسک کا استعمال، فاصلہ رکھنا، اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں، ہاتھ دھونا بار بار، ٹھیک ہے نا. یہ تمام احتیاطی تدابیر بھی ہم نے اختیار کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹ کو لیتے ہیں تو ہم اپنی صحت کو، اپنے گھر والوں کی صحت کو، اپنے بچوں کی صحت کو، اپنے رشتہ داروں کی، محلے داروں کی صحت کو بالکل بہتر انداز میں اچھے طریقے سے برقرار رکھ سکتے ہیں. ٹائم بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو یہاں پہ میں آف کرتا ہوں اپنی بات. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی. اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، گھر پہ رہیے، محفوظ رہیے. اللہ حافظ.